नया IBM 7 हौसला है। अब बात करते हैं कोयलांचल की। झारखंड के चौथे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा है धनबाद के झरिया सीट की। यहां विरासत की जंग छिड़ी हुई है उस परिवार में जिसकी रियल लाइफ पर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की पटकथा तैयार की गई थी। यह परिवार है कोल माफिया के तौर पर कुख्यात सूरजदेव सिंह का। इस चुनाव में सूरजदेव के बेटे संजीव और भतीजे ही एक दूसरे के खिलाफ कूद पड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। धनबाद में कोल माफियाओं के बीच छिड़ी एक जंग की कहानी आपने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखी थी। ऐसी ही एक और जंग अब चुनाव मैदान में देखने को मिल रही है। फर्क बस इतना है कि इस बार लड़ाई उस सिंह मैंशन में ही छिड़ गई है जिसे केंद्र में रखकर फिल्म तैयार की गई थी। इस सियासी फिल्म में 3 किरदार हैं। सूरजदेव सिंह की पत्नी विधायक कुंती सिंह, उनके बेटे संजीव सिंह और उनके भतीजे नीरज सिंह। कुंती के बाद बीजेपी ने अब उनके बेटे संजीव को टिकट दे दिया है, तो जवाब में कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है नीरज सिंह को। सियासी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे दोनों ही भाई एक दूसरे पर जुबानी हमले से जरूर बच रहे हैं। हमारे पिताजी ने कांग्रेस के विरुद्ध में जनता मजदूर संघ की स्थापना की थी और कांग्रेस के जो उनका मजदूर ट्रेड यूनियन है उसको धरातल पर लाने का काम किया था। तो आप स्पष्ट रूप से देखिए, ये तो उनकी जो नीति है उस नीति के खिलाफ में हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई नहीं बन गई। आज अगर कांग्रेस से नहीं होता तो निश्चित रूप से कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर होता। ये इलाका काला हीरा कहे जाने वाले कोयले की खानों से भरपूर है और इसी कोयले को लेकर शुरू हुई कालाबाजारी ने यहाँ सूरजदेव सिंह जैसे कोल माफिया पैदा किए। सूरजदेव सिंह खदानों में काम करने वाले मजदूरों के मशहूर लीडर बीपी सिन्हा के करीबी थे। बीपी सिन्हा की हत्या कर दी गई और इल्जाम आया सूरजदेव सिंह पर। बीपी सिन्हा की हत्या से पैदा हुए दहशत की बदौलत सूरजदेव सिंह ने कोयला खदानों पर अपना इकबाल कायम कर लिया। लगातार 7 बार विधायक रहे सूरजदेव ने धनबाद के बीचों बीच सिंह मैंशन बनाया। सिंह मैंशन महज एक घर नहीं बल्कि सिंह परिवार की ताकत का सबूत भी था। सूरजदेव की मौत के बाद उनकी पत्नी कुंती विधायक हैं। अब इसी सिंह मैंशन में दरार पड़ गई है। मां होने के नाते कुंती सिंह खुलकर बेटे के लिए उतर पड़ी हैं, तो वहीं विरोधी दल धनबाद की बदहाली के लिए इस पूरे कुंबे को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। जो मेरे से वो जो बाकी रह गया है वो मेरा बेटा पूरा करने वाला है। तो भतीजा घर में ही अपना ही लड़का जो है वो बागी हो गया है, वो मैदान में खड़ा। कोई बागी नहीं, वो थोड़ा नादानी है। एक ही परिवार पिछला 3-4 दशक से राज कर रहा है और आज वो लोग कभी कुछ जनता की सेवा करना नहीं चाहता है और कभी कुछ किया ही नहीं है। तो जनता इससे ऊब चुकी है, कोई विकास नहीं हुआ। सूरजदेव सिंह के भतीजे नीरज धनबाद के डिप्टी मेयर भी हैं। सिंह मैंशन के ठीक बराबर उनका बंगला रघुकुल है। इस पारिवारिक जंग का गवाह बन रहे धनबाद में लोग भी अलग अलग खेमों में बढ़ते दिख रहे हैं। तमाम सितारे भी इस लड़ाई में घी डालने के लिए कूद पड़े हैं। धनबाद में लोग कहते हैं कि सिंह मैंशन की ताकत के पीछे असल हाथ एबीसी का है। एबीसी यानी आरा, बलिया और छपरा से दशकों पहले धनबाद में आकर बसे लोग। जाहिर है संजीव और नीरज के बीच इसी एबीसी की लड़ाई है। साफ है कि जिस एबीसी ने सूरजदेव सिंह को रॉबिन हुड के तौर पर स्थापित कर दिया, अब वही एबीसी तय करेगा कि सिंह मैंशन का असल उत्तराधिकारी कौन होगा। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, धनबाद, IBN से। और झारखंड में कल चौथे चरण का चुनाव होना है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड की जनता क्या चाहती है। कोयले की खान के लिए मशहूर धनबाद के लोग क्या सोचते हैं, देखिए। झारखंड की अपनी चुनावी यात्रा में आज हम पहुंचे हैं धनबाद। धनबाद जिसे कोयलांचल भी कहा जाता है और कुदरत ने इस इलाके को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सरकारों ने क्या दिया। जिन सरकारों को काम करना चाहिए था, जिन नेताओं को काम करना चाहिए था, उन नेताओं ने इस इलाके को क्या दिया, ये लोगों से जानेंगे, सीधे लोगों से रूबरू होंगे। आपकी नज़र में यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है, आपकी नज़र में चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है
क्योंकि जब से झारखंड बना है तब से यहाँ पर विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि खिचड़ी की सरकारें आती रही हैं। उसकी वजह से जो झारखंड का बजट जो सबसे पहला बजट था वो सरप्लस का बजट था, पर आज की तारीख में वो डेफिसिट बजट होता चला गया। किसी भी देश में किसी भी स्टेट के लिए एक सरप्लस बजट होना बहुत बड़ी बात है, पर यहाँ पर इसका ठीक उल्टा हुआ, क्योंकि खिचड़ी की सरकारें आती रहीं और कोई भी पॉलिसी डिसीजन आज तक सही बैठ नहीं पाए, चाहे टैक्सेशन हो, चाहे डेवलपमेंट की पॉलिसीज हो, चाहे हाईवेज का मुद्दा हो, चाहे किसी भी प्रकार के व्यवसाय का मुद्दा हो। आज तक सरकार ने किसी भी व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया, बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, कोई पॉलिसी ऐसी सटीक नहीं आई कि जिससे झारखंड का प्रॉपर विकास हो पाता। खिचड़ी सरकारें क्यों आई? लोगों ने जाति के नाम पर वोट किया, धर्म के नाम पर वोट किया। लोग जिम्मेदार इसके लिए हैं या फिर सरकारें ही सिर्फ जिम्मेदार हैं? नहीं, इसमें बहुत हद तक हम लोग भी खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, वो वोट के दिन वोट देना नहीं चाहते हैं। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, जब तक अच्छे लोग वोट देने नहीं जाएंगे तब तक अच्छी सरकार बननी मुश्किल है, वो बेईमानी होगी। 44% वोट पड़ा था पिछली बार विधानसभा में। आपको लगता है कि इस बार लोग निकलेंगे, वोट करेंगे? बिल्कुल। और किस तरह का माहौल आपको दिखता है धनबाद में? इस बार वोटिंग परसेंटेज यहाँ का बढ़ेगा और लोगों में ये जागरूकता आ रही है, जो हम लोगों में कमी थी कि हम लोग वोट नहीं देते थे, उस कारण से खिचड़ी सरकार जो आ रही थी यहाँ पे, इस बार लोगों ने मन बनाया कि एक स्थिर सरकार, हमको जो लग रहा है कि स्थिर सरकार के लिए लोगों की इच्छा है कि एक स्थिर सरकार झारखंड में। मुद्दा यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं या नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है? नहीं, वोट तो जब तक हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अच्छा नहीं होगा, लोकल प्रत्याशी कुछ भी नहीं कर सकता है। मगर सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे यहाँ झारखंड में शिक्षा पर कभी कोई भी नेता गंभीर नहीं रहा है। अगर आप शिक्षा व्यवस्था को आप सुदृढ़ कर लेते हैं तो फिर रोटी की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, यातायात की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि लोग 100% मतदान करें, बड़े लोग, अच्छे लोग मतदान करें, ताकि अच्छी सरकार बन सके। वो शिक्षा पर अगर ध्यान देने के बाद राज्य का विकास अपने आप हो जाएगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बदहाली जो है धनबाद की, बहुत नाम होता था धनबाद का कि कोयला है, बहुत कुछ कुदरत ने दिया है। आप किसको पाते हैं जिम्मेदार इसके लिए? नेता जिम्मेदार हैं, अफसर जिम्मेदार है, या लोगों की मानसिकता भी जिम्मेदार है कि लोगों ने वोट दिए तमाम धर्म और जाति के नाम पर? जात और धर्म के नाम तो वोटिंग होती ही रही है, ये सत्य है, और ये आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से यही होते आ रहा है। जहाँ तक कोयलांचल का सवाल है, तो एक तो अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो नहीं है यहाँ, जब लोग बात करते हैं आईआईटी की होने की, हमारे कहना है कि आईएसएम को आईआईटी बना देना इट्स नॉट अ सोल्यूशन। इसलिए कहा कि उससे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला। अगर आप आईआईटी एक अलग से बनाओगे या जैसे कि तो उसमें लगभग 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे एम्प्लॉयमेंट आएगी और सीट्स भी बढ़ेंगी। हमारे यहाँ बच्चे हैं जो यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं, लोग कोटा भेज रहे हैं अपने बच्चों को कोचिंग के लिए, वहाँ से फिर वो बच्चे पास करके या एक ट्रेन हो करके वो आईआईटीज़ में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं। यहाँ हमारे इंस्टीट्यूशंस की कमी है। मेडिकल कॉलेज मात्र 3 है। बिहार जब अलग हुआ, बिहार से जब ये राज्य अलग हुआ तो 3 है, और 3 ही है, और तीनों बदहाल स्थिति में। बिहार में बल्कि अब 9 हो गए और दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पिछड़ता चला गया, यानी कि धनबाद पहले से चला गया। हम लोग धनबाद के बारे में जो सुनते हैं आमतौर पे, जो बाहर के आदमी का परसेप्शन है कि बहुत क्राइम है, बहुत गुंडागर्दी है, तो क्या यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये कोई मुद्दा है? कानून व्यवस्था भी कोई मुद्दा है यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ के लिए आपने जो सुना है कि यहाँ बहुत सारे अपराध हैं, ये बिल्कुल सही सुना है। और यहाँ पे इस चुनाव में यह भी मुद्दा रखा गया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के या क्षेत्रीय स्तर के जो भी हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है उसमें अधिकांश छवि जो है दागदार ही हैं। तो यह भी इस चुनाव में खास करके मुद्दा रखा गया। हम लोग चाहते हैं कि इस चुनाव में वैसे छवि आए जो जिनका चरित्र अच्छा हो, स्वच्छ छवि हो और स्वस्थ मानसिकता की सरकार हो, जो जात पात धर्म से ऊपर उठ करके राज्यहित में, जनहित में कार्य करे। आप क्या कहना चाहेंगे धनबाद के चुनाव की अगर बात करें तो? देखिए, धनबाद की चुनाव की अगर बात करें तो हम लोग यही चाहेंगे कि एक साफ सुथरा अच्छे छवि का आदमी सामने आए। काला धनबाद है, इन्होंने कहा, कैसे सुनहरा होगा धनबाद, कैसे संवरेगा? आपको लगता है कि कैसे लोग चुन के जाने चाहिए? आप सोच पाते हैं कैसे लोगों को वोट देना चाहिए? वैसे लोग जाने चाहिए जो समाज के लिए काम कर सके, अपना हित नहीं देखें, समाज का हित देखें। अधिकतर लोग होता है, हमारे दुर्भाग्य से झारखंड में ऐसे नेता आते हैं जो अपना ही हित देखते रहते हैं, जो आप हमेशा देखते ही हैं। बहुत सा स्कैम होता है जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसा नेता है जो समाज के लिए सोचे, डेवलपमेंट के लिए सोचे। और मेरा तो हम लोग का एक अभियान भी चल रखा है, हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तरफ से, सब तरफ से,
कि काफी संख्या में लोग आए और वोट करें, परसेंटेज बढ़ाएं, तभी तकदीर बदलेगी। तकदीर बदलेगी। जहाँ तक पंकज जी ने कहा मेडिकल कॉलेज, चूंकि मैं मेडिकल रिलेटेड हूँ इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि धनबाद में बहुत, ये पूरे झारखंड में बहुत ही बुरी स्थिति है स्वास्थ्य सेवा की। डॉक्टरों की घोर कमी है, कोई डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान के कम से कम 15 राज्य में हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन यहाँ कुछ नेताओं के चलते उसे रोक दिया जाता है, पास नहीं किया जाता है। इसलिए नतीजा है लॉ एंड ऑर्डर का प्रोग्राम गड़बड़ हो रहा है, ये खराब हो रहा है और लोग आना नहीं चाहते बाहर। नेतागिरी हावी है जो सरकार चल रही है झारखंड में हेमंत सोरेन की, हालांकि 14 महीने 15 महीने की सरकार है, आप उसको कितना नंबर देना चाहेंगे? अगर मैं 100 में आपसे कहूँ कि आपको नंबर देने हैं उसमें लगभग मैं 80 देना चाहूँगा, क्या कि इनकी शॉर्ट पीरियड की सरकार रही है और शॉर्ट पीरियड की सरकार में इन्होंने जो है लगभग जो है काम संतोषजनक किया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि तभी जो है बदल सकती है हिंदुस्तान की। तो पर्सनली सिर्फ झारखंड की बात मैं नहीं करना चाहूँगा या धनबाद की बात नहीं करना, जब तक कि आम जनता ऐसे आदमी को सिलेक्ट नहीं करती है तो दिक्कत होगा। ऐसे आदमी को सिलेक्ट करना हो जो देशभक्त हो, और देशभक्त अपने आप में एक वर्ड है जो एक नेता की सारी क्वालिटी को कवर करता है। जब वो देशभक्त होगा तो वो ईमानदार होगा, करप्शन के विरुद्ध वो लड़ाई छेड़ेगा। वोट होने जा रहा है अभी 2 दिन बाद, आपको क्या लगता है कि इस बार लोग वोटिंग करेंगे? आप कहना चाहेंगे कुछ यहाँ के मतदाताओं से? देखिए, धनबाद तो ऐसे भी मत प्रतिशत में आगे रहा है। पिछली बार भी धनबाद में 66% मतदान हुआ था, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पिछली बार से अधिक मतदान धनबाद का होगा। लेकिन इस बीच में एक बात और भी है कि धनबाद की जो पोटेंशियल है, अगर उसको हम लोग धरातल पे देखें तो कहीं भी दिल्ली या मुंबई से कमज़ोर नहीं है। यहाँ पे पड़ी खाली ज़मीन, पड़ती ज़मीन, यहाँ पे आसपास बड़े बड़े डैम, नदी, कोयला, ऐसे सारे माहौल जो इस तरह के हैं कि धनबाद का समग्र विकास जो होना चाहिए वो हुआ नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल उद्योग लगने से ही विकास होगा, कमर्शियल खेती भी यहाँ की जा सकती है, सब्जियों की खेती यहाँ की जा सकती है। इसलिए धनबाद के बारे में अभी तक कोई ऐसा विजन या ऐसा कोई प्लान सामने नहीं आया। अब एक बात जैसे आती है सुरक्षा के विषय में, हम लोग लगातार ये मांग उठाते आए हैं कि धनबाद को कमिश्नरी बननी चाहिए, पुलिस कमिश्नरी यहाँ बननी चाहिए। धनबाद 30 लाख आबादी का जिला है और यहाँ पे सिर्फ और एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहते हैं जो प्रभारी हैं यहाँ के। तो लॉ एंड ऑर्डर ऐसी चीज़ें है जिसके चलते बाहर से इन्वेस्टमेंट रुकता है, बड़े उद्योगपति यहाँ आना नहीं चाहते हैं। यहाँ उद्योग लगने के लिए जो संभावनाएं बननी चाहिए, जो सहयोग सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो साफ तौर पे विकास और स्थायित्व, स्थिर सरकार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा है। लोगों के अंदर इस बात की टीस है कि जितना विकास होना चाहिए धनबाद का वो नहीं हुआ। धनबाद जिस मुकाम पर था वहां से लगातार पिछड़ता हुआ गया है। लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन उसके लिए एक वायदा भी लोगों की तरफ से है कि निकल कर वोट करेंगे। हम भी लोगों से अपील करेंगे कि वो निकल कर वोट करें, क्योंकि वोट से ही उनकी तकदीर बदलेगी। तो ये थी धनबाद की आवाज। अगली कड़ी में होगी किसी अगले पड़ाव पर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।